बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण। इसलिए पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 10.3 जो कि आधारित होगी बहुफलकों पर। तो हम ये इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख चुके हैं कि बहुफलक क्या होते हैं, बहुफलक कितने प्रकार के होते हैं, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है और बहुफलकों के लिए आयलर का सूत्र क्या है। ये सब कुछ हम इसके परिचय वाले वीडियो में समझ चुके हैं। तो उसी पर आधारित है प्रश्नावली 10.3। तो हम हल करते हैं प्रश्नावली 10.3। प्रश्न पहला, देखिए क्या दिया गया है। क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए अनुसार हो सकते हैं? अब हमसे पूछा है कि क्या कोई ऐसा बहुफलक बन सकता है जिसके फलक हो 3 त्रिभुज। ऐसा हो सकता है क्या, ये हमको बताना है। तो देखिए, हमने क्या समझा था कि जो भी बहुफलक है उसके जो फलक होते हैं वह क्या होता है, बहुभुज होते हैं। ये हम समझ चुके हैं। तो सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? सबसे छोटा बहुभुज ये त्रिभुज होता है। क्यों होता है सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज? क्योंकि आपको क्या है, कोई भी बंद आकृति बनाने के लिए क्या चाहिए होगी? 3 भुजाएं तो चाहिए ही होगी। अगर ये सिर्फ हमने 2 बनाई तो ये बंद आकृति नहीं बनेगी। तो सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? ये त्रिभुज है। क्लियर? अब इससे हमको बहुफलक बनाना है। तो बहुफलक में हमने क्या समझा था? जहाँ पर फलकें मिलती है और क्या, जहाँ फलक मिलती है वहाँ किनार बनती है और जहाँ किनारे मिलती है वहाँ शीर्ष बनता है। ये हमने समझा था। तो इसको जब आपको बंद बहुफलक बनाना है तो क्या करना होगा? अगर आप यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर भी खड़ा कर देते हैं इस वाली भुजा पर, तो यहाँ पर भी हमको एक त्रिभुज खड़ा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी एक त्रिभुज खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये बंद बनेगा पूरा। तब हमको कितने त्रिभुज चाहिए? 1 2 3 तो ये, और एक नीचे जो रखा था हमने वो 4। तो मिनिमम हम यहाँ क्या देखते हैं? मिनिमम या सब कम से कम हमको 4 त्रिभुज तो चाहिए बहुफलक बनाने के लिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर यही पूछा है कि क्या 3 त्रिभुज से बहुफलक बन सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं बन सकता। कम से कम हमको 4 त्रिभुज तो चाहिए ही चाहिए बहुफलक बनाने के लिए। दूसरा इसी में है कि 4 त्रिभुज से बन सकता है, तो अभी हमने देखा बन सकता है 4 त्रिभुज से बहुफलक। क्लियर? एक नीचे वाला त्रिभुज, एक इस भुजा पर बना हुआ त्रिभुज, एक इस भुजा पर बना हुआ त्रिभुज और एक इस भुजा पर बना हुआ त्रिभुज, इन चारों ने मिलकर क्या बना दिया? बहुफलक। क्लियर है? तीसरा क्या है? एक वर्ग और 4 त्रिभुज। तो ये एक वर्ग है। अब प्रत्येक भुजा से हमने बनाया है एक एक त्रिभुज। ये इसकी इस भुजा पर, फिर ये इस भुजा पर, ये इस भुजा पर और ये वाला इस भुजा पर। तो ये बन सकता है ऐसा बहुफलक। नीचे वाला एक वर्ग है और चारों भुजाओं पे एक एक त्रिभुज मिला के हमने खड़े कर दिए, तो बहुफलक बन रहा है। तो ये भी बन सकता है, यह भी बन सकता है, बस ये वाला नहीं बन सकता। क्लियर? तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि बहुफलक एक ठोस होता है जो 4 या अधिक बहुभुज फलकों से इस प्रकार घिरा होता है कि इसकी 2 फलकें एक किनारे पर मिलती है तथा 3 या अधिक किनारे एक शीर्ष बिंदु पर मिलते हैं। ये हम समझ चुके हैं जब हमने समझा था बहुफलक क्या होता है। इसलिए एक बहुफलक के फलक 3 त्रिभुज नहीं हो सकते। मिनिमम कितने फलक चाहिए हमको? 4। क्या है? एक ठोस होता है जिसमें 4 या अधिक बहुभुज फलक होती हैं, तो 4 तो हमको चाहिए। दूसरा, एक बहुफलक के फलक 4 त्रिभुज हो सकते हैं। ये अभी हमने समझ लिया। जब हमने बेस में एक त्रिभुज लिया है तो इसकी तीनों भुजाओं पर एक एक त्रिभुज खड़ा करके हम बहुफलक बना सकते हैं। चौथा, इसका जो तीसरा पार्ट है उसने पूछा है कि एक बहुफलक के फलक एक वर्ग और 4 त्रिभुज हो सकते हैं, तो अभी ये भी हमने समझ लिया। तो ये भी हो सकते हैं, बस यहीं पर लिखना है कि ये नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ 3 त्रिभुज हो। क्लियर? इसी का दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। सेकंड, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो? तो जस्ट अभी हमने समझा कि बहुफलक में मिनिमम कितने फलक होने चाहिए? 4 फलक होने चाहिए। 4 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। समझ में आया? अभी समझा था 3 त्रिभुज से नहीं बन सकता बहुफलक, तो बहुफलक बनाने के लिए हमको मिनिमम कितने फलक चाहिए? तो हमको 4 फलक चाहिए। उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उससे हम बहुफलक बना सकते हैं। क्लियर? तो उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ, यह तभी संभव है जब फलकों की संख्या 4 से अधिक या बराबर हो। 4 या 4 से अधिक लेके तो बना ही सकते हैं, बस 4 से कम नहीं होने चाहिए।
तो इसमें यही पूछा है कि कितने भी बहुफलक लेके हम बहुफलक बना सकते हैं। तो 4 या 4 से अधिक बहुफलक लेके हम बहुफलक बना सकते हैं। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दी है 3। क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रिज्म है। तो आपको ये कुछ चित्र दिए गए हैं, पूछे हैं कि इसमें से कौन कौन प्रिज्म है। तो प्रिज्म जब हमने समझा था तब हमने क्या समझा था कि प्रिज्म ऐसा ठोस आकार है जिसमें पैंदा और जिसका टॉप बिल्कुल बराबर होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पर इसका जो पैंदा है ये एक वर्ग है और इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी हिस्सा या इसका जो टॉप है वह भी एक वर्ग है और बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो पैंदा और जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये क्या बन जाता है, ये एक प्रिज्म बन जाता है। और इसके अतिरिक्त जो भी फलकें होती है वह समांतर चतुर्भुज रूप की होनी चाहिए। ये हमने समझा था जब हमने समझा था कि प्रिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है ये एक कील। तो यह कील एक प्रिज्म है क्या। तो यहाँ पर कील में क्या होता जा रहा है, यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट तो कैसा है, चौड़ा है और नीचे जाते जाते ये तीखा हो गया। तो ये प्रिज्म हो सकता है। प्रिज्म तो क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होता है, क्योंकि अभी हमने क्या समझा, इसका पैंदा और इसका टॉप एक जैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें ये नुकीला नहीं हो सकता। तो ये कील एक प्रिज्म नहीं है। अगला क्या दिया गया है, बिना छिली हुई पेंसिल। तो ये हो सकता है एक प्रिज्म। क्यों, क्योंकि देखिए बिना छिली हुई पेंसिल का ऊपरी और निचला हिस्सा एक जैसा ही होता है, सेम आकृति का होता है। ये षटभुज है तो ऊपर वाला भी षटभुज ही होगा। और इसके अतिरिक्त बाकी सारी फलकें समांतर चतुर्भुज रूप की होती है। पेंसिल में हमने देखी है पेंसिल। तो इसका मतलब जो बिना छिली हुई पेंसिल है वह एक प्रिज्म हो सकता है। अब छील देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तीखा निकल जाएगा आगे, तब वह प्रिज्म नहीं रहेगा। जब तक ये बिना छिली हुई है तब तक इसका ऊपरी टॉप भाग और इसका नीचे का पैंदा समान होते हैं, इसलिए जो बिना छिली हुई पेंसिल है वह एक प्रिज्म है। क्लियर। आगे क्या दिया गया है, कागजों पर रखने वाला भार। ऐसा रखते हैं हम कागज पर, कागज उड़न ना जाए इसलिए कि भार रखते हैं उसके ऊपर। तो इस आकृति का आपने देखा होगा। तो क्या ये एक प्रिज्म है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये निचला इसका पैंदा इस आकृति का है और इसका जो ऊपरी है होता है इस आकृति का है, जबकि सेम होना चाहिए निचला पैंदा और ऊपरी हिस्सा। तो ये एक प्रिज्म नहीं है। ये एक प्रिज्म है तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऊपर भी वर्ग है और नीचे भी क्या है, वर्गाकार आकृति मिलेगी अगर आप इसको आगे खींच के देखेंगे तो ये एक प्रिज्म है। और इसके जो बाकी सारे फलक हैं वह समांतर चतुर्भुज रूप के हैं। इसका मतलब जो ये एक बॉक्स है ये प्रिज्म आकृति का है। क्लियर। तो कैसे लिखना है आपको उत्तर, हम जानते हैं कि प्रिज्म एक बहुफलक है जिसकी दो फलकें समांतर तल में सर्वांगसम बहुभुज होती है। जिसकी जो दो फलकें कौन सी, ऊपर और नीचे वाली, वह समांतर तल में सर्वांगसम बहुभुज होती है। त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज होंगे, चतुर्भुज है तो दोनों चतुर्भुज होंगे, समषटभुज है तो दोनों समषटभुज होंगे। क्लियर। तथा जिसकी अन्य फलकें समांतर चतुर्भुज होती है और बाकी सारी बची हुई फलकें कैसी होती है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, कील एक प्रिज्म नहीं है, बिना छिली हुई पेंसिल एक प्रिज्म है, कागजों पर रखने वाला भार प्रिज्म नहीं है और एक बॉक्स प्रिज्म है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं ये आपको बताना है। तो हम जान चुके हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ऐसा ठोस आकार है जिसमें तल और शीर्ष एक समान बहुफलक होते हैं। बहुफलक या कहें तो बहुभुज होते हैं। यदि आपके तल में है त्रिभुज तो इसका जो शीर्ष होगा वह भी इसके सर्वांगसम त्रिभुज ही होगा। तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये एक आकृति बनी। ये क्या है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये हम समझ चुके हैं। अगर यहाँ पर नीचे जो इसका तल है तो इस बहुभुज को हमने त्रिभुज से और भुजाएं बढ़ा दी तो बन गया। अगर यहाँ पर नीचे हो वर्ग या चतुर्भुज तो ऊपर भी सर्वांगसम क्या होगा, चतुर्भुज होगा। तो जब इनके अपन मिलाएंगे भुजाएं तो ये इस प्रकार की एक आकृति मिलेगी। तो ये भी एक प्रिज्म हुआ। अब हमने और भुजाएं बढ़ा दी। अगर ये ऊपर है षटकोण तो इसका तल भी कैसा होगा,
षटकोण आकृति का होगा। अब इसको ये मिला देंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, ये भी एक प्रिज्म है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जा रही है, पहले त्रिभुज था, फिर चतुर्भुज हुआ, फिर षटभुज हुआ, अब षटभुज से और भुजाएं बढ़ गई, तो भुजाएं हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं ये एक बेलन का रूप लेता जा रहा है, ये वाला प्रिज्म। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इसमें बोला है प्रिज्म बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो प्रिज्म में जैसे जैसे हम भुजाएं बढ़ाते जा रहे हैं, अधिक से अधिक भुजाएं करते जा रहे हैं, तो वो किसका रूप लेता जा रहा है, बेलन का रूप लेता जा रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, एक प्रिज्म एक बेलन तब हो जाता है जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक होती जाती है। जो उसका आधार है उसमें भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक करती जाएंगे तो वह एक बेलन का रूप लेता जाएगा, एक प्रिज्म। क्लियर। इसी का दूसरा प्रश्न है, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो सेम इस जैसा ऊपर वाले प्रश्न में था वही चीज़ यहाँ भी होगी। कैसे, हमने क्या पढ़ा है पिरामिड के बारे में। अगर पिरामिड का तल हमको त्रिभुजाकार दिया है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे एक एक त्रिभुज खड़ा कर देंगे। ये एक त्रिभुज इस वाली भुजा पे खड़ा किया, इस वाली भुजा पे एक त्रिभुज ये खड़ा किया और एक त्रिभुज इस वाली भुजा पे खड़ा किया, और ये तीनों त्रिभुज जहाँ मिलेंगे वह इसका, इस पिरामिड का ये शीर्ष हो गया। ये तल से ऊपर उठा हुआ होता है, ये हम समझ चुके हैं। अब जैसे ही हमने नीचे वाला जो इसका तल था उसमें कर दिया अगर हमने चतुर्भुज, ये हो गया चतुर्भुज। एक चतुर्भुज की एक भुजा पर ये खड़ा किया हमने त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज इस वाली भुजा पर खड़ा किया, इस वाली पर। अब खड़ा करना है हमको इस वाली भुजा पर, और ये वाला त्रिभुज खड़ा हो गया इस वाली भुजा पर। तो ये भी एक क्या मिल गया हमको, पिरामिड मिला। तो यहाँ भी हम वही चीज़ देखेंगे कि जैसे जैसे इसका जो आधार है उसमें भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो अधिक से अधिक भुजाएं होती जाएगी, तो ये किसका रूप लेता जाएगा, एक शंकु का रूप लेता जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, एक पिरामिड एक शंकु तब हो जाता है जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक होती जाती है। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी आधार में तो वैसे वैसे वह किसका रूप लेता जाएगा, शंकु का। कौन, तो पिरामिड। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न 5वें पे। देखिए क्या दिया है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं क्या। तो देखिए हल, अब यहाँ पर हमने ये बनाया, देखिए क्या बना है, ये हमने बनाया है एक घन। क्लियर है, ये घन है। अब इस घन का तल देखो, ये वर्ग है तो सेम आकृति का ये इसका ऊपर वाला शीर्ष भी है, और जो इसकी सारी फलकें हैं वह समांतर चतुर्भुज, क्योंकि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये सारी जो इसकी फलकें हैं इन दोनों के अतिरिक्त वह भी किस आकृति की है, समांतर चतुर्भुज आकृति की है। तो ये भी क्या, एक प्रिज्म है, तो घन को हम प्रिज्म बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखें तो ये क्या, एक घनाभ है, परंतु इसका जो ये तल है ये वर्गाकार आकृति का है, और ये जो इसका शीर्ष है वह भी सेम है और वर्गाकार आकृति का है, और इसके अतिरिक्त जो सारी फलकें समांतर चतुर्भुज रूप की है। आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका मतलब जो ये घनाभ है वह भी क्या है, एक प्रिज्मी है, वर्ग प्रिज्मी है। वर्ग प्रिज्म क्या होता है, जिसके आधार और जिसका शीर्ष, या जिसका तल और जिसका शीर्ष वर्गाकार आकृति का हो, वो वर्ग प्रिज्म कहलाता है। तो इसका मतलब ये घन भी एक वर्ग प्रिज्म है और ये घनाभ भी एक क्या है, वर्ग प्रिज्म ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि घन वर्ग प्रिज्म है तो घनाभ भी क्या, एक वर्ग प्रिज्म है। तो यहाँ क्या लिखना है, नहीं, ये घनाभ भी हो सकता है। मतलब सिर्फ आप घन को ही वर्ग प्रिज्म नहीं कह सकते, घनाभ भी एक वर्ग प्रिज्म होता है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या दिया है, इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का आपको सत्यापन करना है। तो आयलर का सूत्र हम बहुफलकों के लिए पढ़ चुके हैं। क्या होता है आयलर का सूत्र, F + V - E बराबर होता है 2। तो ये हर एक बहुफलक इस सूत्र को
सेटिस्फाई करता है, ये हम समझ चुके हैं। यहाँ पर f क्या है, फलकों की संख्या, v है शीर्षों की संख्या और e होता है किनारों की संख्या बहुफलक में। क्लियर। तो आपको इन दो ठोस आकारों के लिए इस आयलर के थ्योरम को सत्यापित करना है या आयलर के सूत्र को सत्यापित करना है। तो एक एक लेके करते हैं। हम इसको a नाम ले लेते हैं, इसको b नाम दे देते हैं। तो ठोस आकार a के लिए आयलर का सूत्र का हम सत्यापन कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होगी, हमको f चाहिए होगा, मतलब फलकों की संख्या चाहिए होगी। तो यहाँ f कितना है, देखिए ये एक आकृति दी गई है आपको। तो देखिए ये जो किनोर या जो ये शीर्ष निकला हुआ है, ये बताता है कि इसकी संगत भी पीछे की तरफ एक भुजा होगी, और जैसा ऊपर पंचभुज है वैसा ही नीचे भी पंचभुज बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ फलक कितने दिख रहे हैं, ये शीर्ष वाला फलक एक, ऐसा ही यहाँ पर बेस में होगा 2, ये वाला, ये फलक के जो समतल दिखाई दे रहे हैं 3, 4, 5, पीछे 2 और होंगे 6 और 7 इस भुजा की संगत। तो कितने हो गए, 7। तो यहाँ पर है फलक। आगे चाहिए होते हैं हमको v मतलब शीर्ष। तो शीर्ष देखते हैं हम। देखिए शीर्ष 1 2 3 4 5, तो यही 6 7 8 9, ये 9 शीर्ष। अब पीछे हमने कहा एक भुजा और है, क्लियर है, ये वाली लंबी वाली, तो वहाँ से ये दोनों भुजाएं मिलेगी जैसा ऊपर मिल रही है। तो कितने हो गए शीर्ष, 10। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पीछे वाला 10। तो शीर्ष कितने हैं यहाँ पर, 10। अब चाहिए हमको ई, किनोर है, एजेस, किनोर कितनी है, तो जहाँ फलक मिलते हैं, फलक आपस में मिलते हैं वहाँ किनोर बनती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसी 2 पीछे होगी 13 और 14, और एक ही लंबी वाली 15 जो पीछे की तरफ होगी। तो कितनी किनोरें हैं यहाँ पर, 15। अब आयलर का सूत्र हम जानते हैं, तो क्या होता है, आयलर का सूत्र क्या होता है, f प्लस वी माइनस ई बराबर 2। तो हम क्या करके चलते हैं, हम LHS लेके चलते हैं। अगर ये RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब आयलर का सूत्र सत्यापित हो रहा है दिए गए ठोस आकार के लिए। तो देखते हैं LHS क्या है, f प्लस वी माइनस ई। f का मान कितना है, 7, v का मान है 10, माइनस e का मान है 15। तो ये 10 और 7 कितने हो गए, 17 माइनस 15। क्लियर। और 17 माइनस 15 कितने होते हैं हम जानते हैं, 2 के बराबर होते हैं, और ये 2 ही तो था RHS में, तो ये बराबर आ गया RHS। अतः आयलर का सूत्र सत्यापित होता है इस वाले ठोस आकार के लिए। तो क्या लिख देंगे, अतः आयलर सूत्र सत्यापित होता है। क्लियर। अब आता है इसी का बी भाग। बी भाग में जो ठोस आकार दिया गया है उसके लिए f, v और e का मान निकालते हैं हम पहले। तो f कितना है, फलक कितनी है, तो देखिए ये त्रिभुज, एक पीछे वाला, एक उधर वाला 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4, 4 फलक तो ये हो गए। ये 5 6 7 और पीछे वाला 8 और ये पैंदा 9, तो कुल कितने फलक है यहाँ पर, 9। अब क्या चाहिए हमको, v शीर्ष। तो ये एक ऊपर वाला, ये दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही क्या है यहाँ पर शीर्ष है। v कितने हैं, 9। एजेस या किनोरे कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पीछे वाली 12, ये पीछे वाली 13, पीछे वाली 14 15 और ये 16। इसका मतलब एजेस कितनी है, 16। अब आयलर का सूत्र लगाते हैं। तो आयलर का सूत्र क्या होता है, आयलर का सूत्र f प्लस वी माइनस ई बराबर होता है 2। तो इसके LHS में हम f, v और e का मान रख देते हैं। तो f प्लस वी माइनस ई बराबर कितना हो जाएगा, f की जगह है 9 प्लस v की जगह 9 माइनस e की जगह है 16। तो 9 प्लस 9 कितना होता है, 18। तो ये हो गया 18 माइनस 16 बराबर आया 2, और ये किसके बराबर है, RHS के। इसका मतलब आयलर का सूत्र सत्यापित होता है इस वाले ठोस आकार के लिए भी। क्लियर। तो क्या लिख देंगे, अतः आयलर सूत्र
सत्यापित होता है। क्लियर? समझ में आया क्या करना है? कोई भी अगर आपको ठोस आकार दिया गया है तो उसके लिए आप फलकों की संख्या, किनारों की संख्या और शीर्षों की संख्या निकाल के आयलर का सूत्र सत्यापित कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। क्या दिया है? आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को आपको ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो हमको ज्ञात करने हैं आयलर के सूत्र का प्रयोग करते हुए। ये नहीं ज्ञात है तो हमने x लिख दिया इनकी जगह। क्लियर? तो एक एक करके हम हल करते हैं। यहाँ 3 प्रश्न है, तो देखिए हल। पहला, यहाँ पर आपको f का मान नहीं पता तो इसको मान लिया हमने x। शीर्ष मतलब क्या होता है? v दिया है आपको यहाँ 6, किनारे मतलब e दिया है यहाँ पर आपको 12। तो आपको f का मान ज्ञात करना है। तो आयलर का सूत्र लगाएंगे। आयलर सूत्र से क्या होता है? f प्लस वी माइनस ई बराबर आना चाहिए 2 के। मान रख देते हैं। f की जगह हमने x माना है, प्लस v की जगह 6 है, माइनस e की जगह है 12, बराबर आता है ये 2 के। तो ये एक समीकरण बन गई। समीकरण में ये x का मान ज्ञात करना है तो कर सकते हैं पक्षांतरण करके। तो देखिए क्या आ जाएगा? x 12 में से 6 गए तो माइनस के 6 बचे, बड़ा है 12 जिसका चिन्ह है ऋणात्मक, इसलिए आ गया -6 बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 2 + 6 बराबर 8। तो ये जो फलकों की संख्या अज्ञात थी वह पता चल गई हमको 8। क्लियर? इसी का दूसरा भाग देखिए। क्या दिया गया है? f का मान 5, शीर्ष v नहीं पता है तो हमने मान लिया x, और e एजेस कितनी है? 9। तब हमको आयलर का सूत्र का प्रयोग करते हुए v का मान ज्ञात करना है। तो आयलर का सूत्र लगाते हैं यहाँ पर। आयलर सूत्र से क्या हो जाएगा? f प्लस वी माइनस ई बराबर 2। मान रख देंगे। f बराबर 5, v बराबर x और e बराबर 9 बराबर 2। क्लियर? आगे हल करते हैं हम। x 9 बड़ा है, माइनस है तो माइनस आएगा। 9 में से 5 गए तो बच गए 4 बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर हो गया 2 + 4 बराबर 6। तो जो शीर्ष नहीं पता थे वो पता चल गए, वो आए हैं 6। तीसरा प्रश्न, क्या दिया है? f का मान, यहाँ f दिया है 20, v का मान दिया गया है 12 और e का मान हमको पूछा गया है तो हमने मान लिया x। फिर आयलर का सूत्र क्या है? आयलर सूत्र से क्या होता है? f प्लस वी माइनस ई बराबर होता है 2। मान रख रहे हैं f बराबर 20, v बराबर 12, e बराबर x बराबर 2। तो 20 और 12 कितने हो जाएंगे? 32। तो ये आ गया 32 माइनस x बराबर 2। यहाँ से हमको x का मान ज्ञात करना है। x यहाँ नेगेटिव है, उधर चला जाएगा तो आ जाएगा पॉजिटिव, और ये जो 2 प्लस का था धनात्मक था वो इधर आके होगा ऋणात्मक। तो ये आ गया 32 माइनस 2 बराबर आ गया x, या x बराबर कितना हो गया? 32 में से 2 गए तो बच गए 30। तो जो हमको किनारों की संख्या पूछी थी वह आ गई 30। क्लियर है? आयलर का सूत्र का प्रयोग करते हुए कैसे आप फलक की संख्या या शीर्ष की संख्या या किनारों की संख्या निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। क्या दिया है? क्या किसी बहुफलक के 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? तो अभी हमने समझा कि प्रत्येक बहुफलक जो है आयलर के सूत्र को सत्यापित करता है। तो यहाँ भी ये बहुफलक दिया है जिसमें कितने फलक हैं? 10, f बराबर 10। कितने किनारे हैं? तो 20। और कितने शीर्ष हैं? तो कितने हैं? शीर्ष को प्रदर्शित करते हैं 20 है, तो कितने शीर्ष हैं यहाँ? 15। क्लियर? अब आयलर का सूत्र सत्यापित करना चाहिए अगर ये बहुफलक है तो आयलर के सूत्र से क्या होता है? आयलर सूत्र से क्या होता है? f प्लस वी माइनस ई बराबर आना चाहिए 2 के। तो इसका LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है? f प्लस वी माइनस ई। मान रखते हैं f बराबर 10 प्लस v बराबर 15 दिया गया है, और माइनस e का मान दिया गया है 20। तो कितना आ रहा है? देखिए 15 और 10 हो जाएगा 25, माइनस हो रहा है 20। तो 25 माइनस 20 आता है 5, जो कि RHS के बराबर नहीं है। अतः आयलर का सूत्र सत्यापित नहीं होता है, इसलिए ये वाला बहुफलक नहीं बन सकता या असंभव है।
क्लियर? तो क्या लिख देंगे? अतः आयलर सूत्र सत्यापित नहीं होता, अतः यह बहुफलक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक बहुफलक आयलर के सूत्र को सत्यापित करता है, परंतु ये नहीं कर रहा, इसका मतलब ये बहुफलक नहीं हो सकता। क्लियर हुआ प्रश्न संख्या 8? तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।